इस स्टोरी में हम देखेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अंडरवर्ल्ड में 10,000 साल बिताने के बाद राइनकार्नेशन लिया और जन्म लेते ही ऐसी टेरिफाइंग पावर दिखाई कि हजारों इमॉर्टल्स और डीमंस भी उसके सामने घुटनों पर झुक गए। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने इटर्नल डिवाइन बॉडी रैंकिंग का टॉप स्पॉट हासिल कर लिया और 7 कलर्ड डिवाइन पूल भी प्राप्त कर लिया। लेकिन असली शौक तब मिलता है जब इटर्नल डिवाइन रियल्म में उसे ऐसे रेयर ट्रेजर्स और इटर्नल छी मिलते हैं जो उसकी पावर को लगातार बढ़ाते जाते हैं। और अब उसके सामने है इटर्नल डिवाइन पैलेस का रहस्यमयी सीक्रेट, जहां इटर्नल एम्परर बनने की अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। तो इस वंडरफुल स्टोरी के लिए हो जाइए पूरी तरह रेडी और इस शानदार जर्नी को एंजॉय कीजिए। अभी मैं मरा नहीं हूं, लेकिन पिछले 10,000 सालों से अंडरवर्ल्ड में रह रहा हूं। वहां किंग यामा और मेरे रिश्ते भाइयों जैसे हैं। यहां तक कि ब्लैक और व्हाइट इम्पर्मनेंस भी मुझे बिग ब्रदर कहकर बुलाते हैं। और ऑक्स हेड तथा हॉर्स फेस तो इस बात पर आपस में लड़ते हैं कि मुझे अपनी सवारी कौन बनाएगा। लेकिन यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 10,000 सालों से मैं पूरे अंडरवर्ल्ड की जिम्मेदारी ईमानदारी से संभाल रहा था। हालांकि अब मैं ये काम और नहीं करना चाहता था। आखिरकार मैंने अंडरवर्ल्ड की हर जगह पर अपना चेक इन पूरा कर लिया था और इसी वजह से मुझे इटर्नल इमॉर्टल डीमन गॉड बॉडी भी मिल चुका था। अगर मेरी रेनकार्नेशन ठीक से हो जाती तो मेरे पास बाकी लोगों से पूरे 10,000 साल ज्यादा कल्टीवेशन होती। इसके बाद मैं किंग यामा के पास गया और अंडरवर्ल्ड के अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया। किंग यामा ने बताया कि अंडरवर्ल्ड में 10,000 साल सेवा करने की वजह से मेरे अंडरवर्ल्ड बॉडी ने 10,000 साल का गुड कार्मा जमा कर लिया है। इस बार मेरी रेनकार्नेशन एक ऐसे परिवार में होने वाली थी जो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स का परिवार था। अगर मैं मेहनत से कल्टीवेशन करता तो भविष्य में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता था। इसके बाद ऑक्स हेड और हॉर्स फेस मुझे रेनकार्नेशन के लिए लेकर जाने लगे। उन्होंने मुझे ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस पर जाकर मैंगपो सूप पीने को कहा, क्योंकि रेनकार्नेशन से पहले हर किसी को यह सूप पीना जरूरी था। अंडरवर्ल्ड का अधिकारी होने के बावजूद मैं भी इस नियम से अलग नहीं था। रास्ते में मैंने ऑक्स हेड से पूछा कि इस बार मेरी रीइंकार्नेशन किस परिवार में होने वाली है। तब उसने बताया कि मैं इमॉर्टल रियल्म के लिन फैमिली में जन्म लेने वाला हूं। ये 1 लाख साल पुराना एंशिएंट क्लैन था और इसकी ब्लड लाइन की बराबरी बहुत कम एंशिएंट क्लैन्स कर सकते थे। यह सुनकर साफ था कि मेरी किस्मत काफी अच्छी थी। लेकिन रेनकार्नेशन से पहले मैंगपो सूप पीना जरूरी था। मैंने मजाक में कहा कि अगर अगले जन्म में मैं ऑक्स हेड से मिलने वापस आया तो भी उसे भाई ही मानूंगा। जवाब में उसने कहा कि मैं उससे मिलने तभी आऊंगा जब मेरी मौत हो चुकी होगी और वो मेरी सोल लेने आएगा। इस पर मैंने उससे कुछ शुभ बोलने को कहा। आखिरकार मैं मैंगपो के पास पहुंचा। वहां मुझे सूप दिया गया और बताया गया कि इसे पीने के बाद मेरी पिछली सभी जिंदगियों की यादें मिट जाएंगी। लेकिन मेरे पास पहले से ही ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस पर चेक इन करने से मिला एक खास ट्रेजर था। साफ पानी ने मैंगपो सूप के प्रभाव को बेअसर कर दिया। इसका मतलब था कि राइनकार्नेशन के बाद भी मैं अपनी 1,000 साल पुरानी मेमोरीज अपने साथ ले जा सकता था। इसी बीच रेनकार्नेशन चैनल खुल चुका था और मेरा एंसेस्टर सोल लौटने वाला था। दूसरी तरफ लिन फैमिली में एक बुजुर्ग ने सेलेस्टियल फिनोमेना को देखकर भविष्यवाणी की कि उनका एंसेस्टर राइनकार्नेट होने वाला है। परिवार के लोगों को बताया गया कि 1 लाख साल पहले लिन फैमिली में एक ऐसा अनपैरेलल्ड जीनियस पैदा हुआ था जो अर्थ रियल्म के शिखर तक पहुंच चुका था। बाद में उसने रेनकार्नेशन का रास्ता चुना और 100 जन्मों का अनुभव लेने के बाद वापस लौटकर लिन फैमिली की स्थापना की थी। मान्यता थी कि जब वो दोबारा लौटेगा तो लिन फैमिली को ग्रेट डाउ के शिखर तक ले जाएगा। लेकिन इस समय एक और बड़ी बात सामने आई। भविष्यवाणी के अनुसार वो एंसेस्टर अब परिवार की एक महिला के गर्भ में रेनकार्नेट हो चुका था। एंसेस्ट्रल टीचिंग्स के मुताबिक उसके जन्म के समय असाधारण घटनाएं जरूर होंगी, इसलिए इस बात को लिन फैमिली के बाहर तो क्या, परिवार के अंदर भी किसी से लीक नहीं किया जाना था। हालांकि डिवाइन फिजिशियन के अनुसार बच्चे के जन्म में अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन बुजुर्गों को कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने 9 ल्यूमिनरीज हेवनली सन ब्लेसिंग का जिक्र किया। ये एक ऐसी दुर्लभ घटना थी जो हर 10,000 साल में सिर्फ एक बार होती थी। अगर बच्चा इस ब्लेसिंग के समय पैदा होता तो उसे जन्म के पूरे 1 महीने की ब्लेसिंग मिलती और उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन को बहुत बड़ा फायदा होता। सेलेस्टियल फिनोमेना देखकर पता चला कि 30 दिन बाद 9 ल्यूमिनरीज हेवनली सन आने वाला था। इसी वजह से एंसेस्टर ने निष्कर्ष निकाला कि 1 लाख साल से तैयारी कर रहा एंसेस्ट्रल लैंड शायद इसी समय जन्म लेने वाला था। लेकिन इसके बाद अचानक सब कुछ बदल गया। एक डिसाइपल ने बताया कि उसका अनुमान है कि उसका डिसाइपल आज ही पैदा होगा, और फिर जन्म हुआ। लिन फैमिली में एक लड़की और एक लड़का पैदा हुए। दोनों के जन्म के साथ ही असाधारण घटनाएं दिखाई देने लगीं। कुछ लोगों ने महसूस किया कि राइनकार्नेशन से लौटे एंसेस्ट्रल लैंड के साथ प्राइमोर्डियल पर्पल छी भी मौजूद हैं। किसी ने कहा कि उसने 8,000 साल से ज्यादा जीवन बिताया है और 6,000 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसने एंसेस्ट्रल लैंड के अवतरण को अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था।
लिन फैमिली चीफ को खबर मिली कि उसके घर एक बेटा पैदा हुआ है। वह बेहद खुश हुआ और कहा कि चाहे एंसेस्ट्रल लैंड की टैलेंट कितनी भी असाधारण क्यों न हो, वह फिर भी केवल एंसेस्ट्रल लैंड है। लेकिन उसका अपना बेटा ही उसकी विरासत को सच में आगे बढ़ा सकता है। उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाएगा। तभी आकाश में इमॉर्टल्स और डीमंस एक साथ दिखाई देने लगे। उनकी मौजूदगी ने सभी को हैरान कर दिया। इमॉर्टल्स और डीमंस हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे, इसलिए दोनों का एक साथ प्रकट होना किसी बड़ी कलैमिटी और आने वाले युद्ध का संकेत माना गया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। असंख्य इमॉर्टल्स और डीमंस एक नवजात बच्चे के सामने घुटनों के बल झुक गए। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर इस बच्चे के अंदर ऐसी कैसी टेरिफाइंग टैलेंट है जिसके सामने इमॉर्टल और डीमन रियम्स के लोग भी सिर झुका रहे हैं। इसके बाद लिन फैमिली के लोग भी हैरान रह गए। किसी ने सवाल किया कि क्या यही बच्चा एंसेस्ट्रल लैंड का असली राइनकार्नेशन है। उसकी टैलेंट तो उस लड़की से भी कहीं ज्यादा दिखाई दे रही थी। यहां तक कहा गया कि उसे एंसेस्ट्रल एम्परर कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन एंसेस्ट्रल रजिस्टर के अनुसार तो बेबी गर्ल ही एंसेस्ट्रल एम्परर की राइनकार्नेशन थी। उस एंसेस्ट्रल एम्परर ने पूरे 1 लाख साल तक तैयारी की थी, फिर भी जन्म लेते ही वो इस न्यूबॉर्न बेबी बॉय की फिजीक और टैलेंट से पीछे रह गया। इसके बाद एक और संभावना सामने आई। शायद ये बच्चा इटर्नल इमॉर्टल गॉड बॉडी के साथ पैदा हुआ था। पिछले 1 लाख सालों में एंशिएंट बुक्स और 3 रियल्म्स की 3 करोड़ 60 लाख कल्टीवेशन फिजिक्स की जांच की गई थी और इटर्नल इमॉर्टल गॉड बॉडी को सबसे पहले स्थान पर रखा गया था। इसे ऐसा फिजिक माना जाता था जो इमॉर्टैलिटी को उसकी चरम सीमा तक ले जा सकता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि 1 लाख साल की तैयारी के बावजूद कोई और जन्म लेते ही उससे आगे निकल चुका था। रीइंकार्नेशन के बाद अब मेरा नया शरीर धीरे धीरे विकसित हो रहा था। मैंने सोचा कि इस जगह पर चेक इन करके देखता हूं कि सिस्टम मुझे क्या देता है। यहां थोड़ी डाओइस्ट लक जरूर थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड की तुलना में काफी कम थी। चेक इन सफल हुआ और मुझे प्रोफाउंड स्पिरिट लिक्विड की एक बॉटल मिली। आम न्यूबॉर्न के मेरिडियंस इस लिक्विड की स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरा इटर्नल इमॉर्टल गॉड बॉडी किसी सामान्य शरीर जैसा नहीं था। जैसे ही मैंने प्रोफाउंड स्पिरिट लिक्विड का इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल एनर्जी एक उफनती हुई बाढ़ की तरह मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगी। लेकिन मेरे मेरिडियंस मानो स्टील से बनी नदियां हों। इतनी शक्तिशाली एनर्जी भी उन्हें हिला नहीं सकी और पूरी तरह मेरे शरीर ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया। इटर्नल इमॉर्टल गॉड बॉडी सच में अपने नाम के मुताबिक असाधारण था। इतनी थोड़ी सी स्पिरिट लिक्विड को बर्बाद करने के बजाय मैंने सोचा कि अपनी छोटी बहन को भी इसका थोड़ा फायदा मिल जाए। इसी बीच परिवार के लोग दोनों बच्चों को देखने लगे। किसी ने लिन युआन को बुलाकर कहा कि बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। लेकिन एंसेस्ट्रल लैंड से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील था। अगर किसी गलत इरादे वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी मिल जाती तो लिन फैमिली के लिए खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए जितने कम लोग इस रहस्य को जानते उतना ही अच्छा था। अब 9 ल्यूमिनरीज हेवनली सन की फुल मून ब्लेसिंग में सिर्फ 20 दिन बाकी थे। एंसेस्टर के अनुसार दोनों बच्चों का जन्म एक बेहद दुर्लभ हेवनली फिनोमिनॉन के समय हुआ था, इसलिए उनकी किस्मत असाधारण थी। परिवार को अब पूरी तैयारी करनी थी ताकि दोनों बच्चे इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। इसी तैयारी के दौरान एक बेहद खास ट्रेजर सामने लाया गया। यह था एक विशाल शीप मिल्क स्पिरिट जेड एम्ब्रियो। इस स्पिरिट जेड एम्ब्रियो की स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद जेंटल थी। अगर कोई इन्फेंट इसे लगातार अपने शरीर के संपर्क में रखे तो यह धीरे धीरे उसकी फिजीक को मजबूत कर सकता था। यहां तक कि एक मॉर्टल बॉडी को भी जीनियस के स्तर तक नर्चर करने की क्षमता इसमें थी। पूरे लॉन्गजेविटी रियल्म में इतना बड़ा स्पिरिट जेड एम्ब्रियो लगभग अनपैरेलल्ड था। जब पूछा गया कि लिन फैमिली के पास इतना बड़ा ट्रेजर कहां से आया, तो बताया गया कि यह परिवार के ट्रेजरी से निकाला गया था। इसका असली ओरिजिन केवल क्लैन चीफ और एंसेस्टर जानते थे, क्योंकि ट्रेजरी में रखी चीजों के बारे में जानकारी बाहर बताने से पहले उन्हें हेवनली डाओ के सामने ओथ लेना पड़ता था। यह स्पिरिट जेड एम्ब्रियो परिवार के पुराने एंसेस्टर को एक फॉरबिडन एरिया से मिला था। अब इसे दोनों बच्चों की फिजीक सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मुझे भी पता था कि मेरी छोटी बहन की एप्टीट्यूड एक्स्ट्रॉर्डनरी है, लेकिन मेरी तुलना में वो काफी पीछे थी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि लिन फैमिली में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज मुझे ही मिलेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि स्पिरिट जेड एम्ब्रियो का आकार सीमित था। मैंने अपनी छोटी बहन को वहां लेटे देखा और उसे हटने के बजाय साथ में एनर्जी अब्सॉर्ब करने का फैसला किया। गाइज, कुछ चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से इस चैनल पर फुल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दिया गया है। आप वहां से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। और गाइज, हमेशा की तरह आप सभी ने जो इतना सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।